तो देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पहले डाइवर्सिटी फिनिश करते हैं, फिर मॉर्फो एनाटॉमी फिनिश करेंगे एंड देन उसके बाद तो हम लोग ये तो पढ़ेंगे ही। आप लोग सभी से मेरी काइंड रिक्वेस्ट है, विवेक, शिल्पी, अनीश, राजिया, सना, सौम्या, अमन, एवरीबडी, सब एक एक करके मुझे पिछले होमवर्क का, यस आई एम ऑल गुड सना, होप यू आर ऑल्सो फाइन। आप पिछले वीक का जो मैंने आपको 5 होमवर्क दिया था ना, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 वन बाय वन कोई भी बच्चा जो है आप चारों क्वेश्चन को पोस्ट कर दीजिए सो दैट हम उस होमवर्क को भी बता दें। और दूसरी बात है कि क्या आप सभी ने दिए गए चैप्टर को पढ़ा और दिए गए क्वेश्चंस को बनाया? बताइए यस और नो। क्या आप सभी ने दिए गए चैप्टर्स को पढ़ा या दिए गए क्वेश्चंस को बनाया? होमवर्क कंप्लीट किया सभी ने? वेरी गुड देवस्मिता, पलक, वेरी गुड। देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हिस्टोरिकल चीज़ों की बात करें तो कुछ खास यहाँ पे समझने का नहीं है। आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना, जितनी सारी बातें हैं वो अपने शॉर्ट नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा कि भाई किसने जो है हर्ब श्रब ट्रीज में डिफाइन किया था, किसने जो है अनाइमा इनाइमा में डिफरेंशिएट किया था, किसने 2 किंगडम दिया, किसने 3 किंगडम दिया, किसने 4, किसने 5, किसने 6 किंगडम को ही जो आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था ना, उस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन्स में, 3 डोमेन्स या कह सकते हैं ग्रुप में डिवाइड किया था। कैसे? देखिए ये कंप्लीट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको पहले सेपरेट किया गया 3 ग्रुप में। एक ग्रुप था प्रोकैरियोट का, दूसरा भी था प्रोकैरियोट का एंड तीसरा था आपका यूकैरियोट का। इस प्रोकैरियोट का जो आपका ये था किंगडम था वो था आर्की बैक्टीरिया, और इसका जो किंगडम था वो था यू बैक्टीरिया। और यूकैरियोट्स के आपके फर्दर 4 थे, एक था प्रोटिस्टा, एक था फंगस, एक था प्लांट और एक था एनिमल। तो ये चीजें आपकी कहलाती हैं किंगडम और ये चीजें कहलाता है उसका डोमेन। डोमेन मींस एक ब्रॉड जो ग्रुप होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। अब क्या है कि जब हम लोग बात करें किंगडम मोनेरा की, तो ये एक्सक्लूसिव, ये जो किंगडम है वो एक्सक्लूसिव किसका किंगडम है? तो एक्सक्लूसिवली ये है आपका बैक्टीरिया का, कि जितने भी दुनिया के सारे बैक्टीरियाज हैं जो नॉर्मल हैबिटाट, हार्श हैबिटाट कहीं पे भी पाए जाते हैं, वो सब मोनेरा में इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या है, विटेकर सर ने जो आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1965 में विटेकर सर ने दिया बहुत सारे डिफरेंट बेसिस पे, तो वही बेसिस आप यहाँ पे फटाफट सबसे पहले जो है इनसे आप पूछेंगे कि भाई आपका घर बार कहाँ है, हैबिटाट क्या है। देन इसके बाद इससे पूछेंगे कि भाई आपका सेल का टाइप कैसा है, प्रिमिटिव टाइप है या यंग टाइप है। फिर उससे पूछेंगे कि सेल वॉल है या नहीं, और अगर है तो किस चीज़ का बना है। फिर पूछेंगे कि इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है। फिर हम लोग देखेंगे क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड देन लास्ट में रिप्रोडक्शन का मेथड्स। तो हैबिटाट देखिए बैक्टीरिया के लिए आपको सिंपली एक शब्द याद करना है कि सभी बैक्टीरिया के जो हैबिटाट होंगे वो एवरीवेयर होंगे, हर जगह। बैक्टीरिया कहाँ नहीं मौजूद है, सब जगह, हमारे खाने से लेके हमारे हर एक ऑब्जेक्ट में ये बैक्टीरिया है। सेल टाइप की बात करें तो ऑब्वियसली इसका सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल जो है इनका नॉन सेल्यूलोजिक है, सेल्यूलोज का नहीं बना है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिले हुए मिक्सचर है। पेप्टिडो ग्लाइकैन, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कभी भी बैक्टीरिया में आपको सेल्यूलोज नहीं मिलेगा। सेल्यूलोज कुछ प्रोटिस्टा में मिल सकते हैं, सेल्यूलोज आपको प्लांट में मिलेगा, लेकिन बैक्टीरिया या फंगस में कभी भी सेल्यूलोज नहीं होगा। तो विटेकर सर के जो क्राइटेरियाज थे ना, उनके पहले लिस्ट बनाओ और एक जनरल फीचर किंगडम मोनेरा की आप लिखिए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सभी आपके सेल के बने हैं तो सेल्यूलर हो जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हर तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है। तो इसलिए कहते हैं कि इट इज न्यूट्रिशनली मोस्ट डाइवर्स, सबसे जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो है मोनेरा। कि बॉडी स्ट्रक्चर तो इसका बहुत सिंपल है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है और जो न्यूट्रिशन की डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा वैरायटीज की है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या है कि आपका मोस्ट एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल वो भी कौन सा, फिजन। इस फिजन को हम लोग ए माइटोसिस कहते हैं, क्योंकि जब माइटोसिस पढ़ेंगे ना तो माइटोसिस की तरह ऐसा नहीं है कि सेल साइकिल की तरह पहले इंटरफेज होगा तब एम फेज होगा। यहाँ सीधे सेल खाली डीएनए डुप्लीकेट किया और डिवाइड हो गया, ना यहाँ जीवन है, ना एस है, ना G2 है। तो माइटोसिस के जैसा कोई बिहेवियर नहीं है, तो हम इसे कहते हैं ए माइटोसिस। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुआ तब उस समय वो क्या है, स्पोर्स बना सकता है, या फिर कि आपका एक और तरीका है कि जरूरत पड़ने पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म चेंज करने के लिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपनाएगा, और जिस तरीके से अपनाएगा उस मेथड को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो मोनेरा किंगडम का ये आपका जनरल फीचर्स हैं। तो इन जनरल फीचर्स तक आपको कहीं पे भी किसी जगह कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है दिक्कत तो हम आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल हम देख लेते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, क्या डाउट्स है। मोनेरा के जनरल फीचर्स तक आप सभी को कोई दिक्कत है तो बताइए। थैंक यू विवेक फॉर द क्वेश्चन, सना थैंक यू, वेरी गुड। जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया वेरी गुड।
उन्हें ऑनलाइन शाबाशी मिलेगी। गरिमा, अमन, पलक, थैंक यू एवरीबॉडी। सुमेघ, कंजुगेशन देखिए क्या होता है बच्चे। कंजुगेशन, जब दो बैक्टीरिया एक तरीके से ऐसे करके जुड़ते हैं और इसके डीएनए इसके जो डीएनए है, सर्कुलर जो डीएनए का अरेंजमेंट है, दोनों के बीच में आपस में एक्सचेंज होता है। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बाय हेल्प ऑफ पाइली, सेल में पढ़ाएंगे पाइली क्या होता है। तो दोनों पाइली के हेल्प से दोनों आप जुड़े, इनके साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस हुए ताकि दोनों एक दूसरे को अपना डीएनए एक्सचेंज करे अपनी प्रॉपर्टीज, अपने अंदर वेरिएशन लाने के लिए। तो जब भी हमने कहा था कि वेरिएशन की बात होगी कहीं पे, तो हम उस तरीके को सेक्सुअल में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है अभी सुमेघ, अभी हेटेरोसिस नहीं पढ़ाएं बच्चे। हाँ सारा क्वेश्चन डिस्कस होगा तेजस, डोंट वरी फॉर दैट। देखो इंक्लूसिव का मतलब होता है पलक कि जब बहुत सारे ग्रुप्स या कैरेक्टर्स किसी एक चीज में इंक्लूडेड हो। इंक्लूसिव मींस इंक्लूडेड। और एक्सक्लूसिव के दो सेंस हो सकते हैं। अगर कोई कह दे कि दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एंटायर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ऐसे स्टेटमेंट में एक्सक्लूडेड या एक्सक्लूसिव का मतलब है अलग कर देना। लेकिन अगर कह दे कि कॉन्शियसनेस इज द एक्सक्लूसिव फीचर, तो यहां पे एक्सक्लूसिव का मतलब हो जाता है डिफाइनिंग। यस गरिमा, मैंने देखा आपका मैसेज। टिप्स के लिए यही होगा कि आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं ना वैसे कीजिए, बस अपने सेल्फ स्टडी के ड्यूरेशन को जितना कंसंट्रेट कर सकते हो, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। 106 डेज हैं, 100 चैप्टर्स है, अप्रॉक्स 98 है, उस हिसाब से अपनी पोटेंशियल देख के आप शेड्यूल बना लीजिए। एकदम अनरिलेटेड अगर कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं ना विवेक, तो वैसे जैसे किसी साइंटिस्ट का अनवांटेड ईयर दिया है या बुक के नाम दिए हैं तो वो मत बनाइए, वैसा कोई जरूरी नहीं है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस में आरोही अगर आपको डाउट है तो इफ पॉसिबल ऑफलाइन पूछ लीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन डिस्कशन फोरम पे डाल दो, कोई टीचर आपको जवाब दे देंगे, आंसर मिल जाएगा। अब बारी आती है बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। तो एक बेसिस होता है ना ऑन बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पे क्लासिफिकेशन है। 3 बेसिस होता है, 2 यहां पढ़ेंगे, एक सेल में पढ़ेंगे हम लोग। पहला बेसिस होता है कि अगर इस तरीके का रॉड लाइक हो, दूसरा है कैसे राउंड राउंड हो, तीसरा है कि इस तरीके से आपका कॉमा टाइप हो, चौथा है कि अगर वो ऐसे ऐसे स्पाइरल लाइक हो, स्पाइरल लाइक हो। तो रॉड लाइक शेप को कहा जाता है बैसिलस, राउंड शेप को कहा जाता है कॉकस, इसे कहा जाता है विब्रियम, और ये शेप कहलाता है स्पाइरिलम। दूसरा बेसिस आता है, सेकंड बेसिस भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सेल चैप्टर जब पढ़ेंगे ना उस समय पढ़ेंगे दोनों बेसिस। अभी फिलहाल पहला बेसिस शेप के आधार पे पढ़ लेते हैं। आपने बहुत सारे अब तो 11 12 सब पढ़ लिया है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस नाम सुना होगा, जिसके नाम में बैसिलस आ जाए एग्जाम्पल। इससे एग्जाम्पल्स रेयरली ही पूछता है, कभी एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, शेप से आपका क्वेश्चन रहता है। दूसरी बात आती है कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि 2 डिवीजन में बटा है। एक डिवीजन होता है आर्की बैक्टीरिया और एक डिवीजन होता है जिसे हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। ये दोनों आपके क्या हैं, डिवीजन हैं। मैंने पिछले ही क्लास में लिविंग वर्ल्ड में बताया था कि किंगडम होगा मोनेरा, किंगडम होगा बैक्टीरियल मोनेरल किंगडम, उसके अंदर फाइलम आता है। तो अगर एनिमल किंगडम होता तो फाइलम कहते हैं, लेकिन एनिमल के अलावा दूसरा किंगडम है तो हम कहेंगे फाइलम की जगह डिविजन्स। आर्की शब्द ही कहेगा कि हम बहुत पुराने जमाने के हैं। तो पुराने टाइम पे फीचर्स एकदम मत रटना, पुराने टाइम पे आपका क्या था कि अर्थ जो है वो बहुत अनहैबिटेबल, अर्थ का इन्वायरमेंट खराब था। और जब अर्थ का इन्वायरमेंट खराब था, बहुत खराब था, हार्श था, फिर भी कोई सेल जिंदा है, मतलब है कि इसके पास क्या होगा, ऑब्वियसली स्पेशल सेल स्ट्रक्चर। और स्पेशल सेल स्ट्रक्चर में अब आपको कम से कम अगर आप स्टार्टिंग 11th में होते तब ये रहता परेशानी, लेकिन अब आप स्पेशल सेल स्ट्रक्चर में बता सकते हैं कि बाहर का खराब इन्वायरमेंट है तो अंदर के हिस्सों को प्रोटेक्ट करना है, तो वॉल या एनवेलप का लेयर थिक कर लेना होगा ताकि अंदर का लेयर प्रोटेक्टेड रहे। खराब हालात है, इनके प्रोटीन्स खराब ना हो जाए, तो इसके लिए इनके बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो काफी रेजिस्टिव होते हैं, हाई टेम्परेचर वगैरह को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब कैसा खराब इन्वायरमेंट, अगर पूछे कि कैसा खराब इन्वायरमेंट आप सोच सकते हैं, तो 3 तो बड़े फेमस खराब इन्वायरमेंट है। अगर किसी जगह पे सॉल्ट बहुत ज्यादा है तो ये भी अच्छा नहीं है, किसी जगह पे अगर हीट क्या है बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, वो हो गया, किसी जगह पे मीथेन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है तो ये भी अच्छा नहीं, सफोकेशन कोई भी हाइड्रोकार्बन। तो सॉल्ट अगर ज्यादा है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे हैलोफाइल। टेम्परेचर अगर हम ज्यादा है, हीट ज्यादा है प्लस एसिड ज्यादा है, तो हम उसे कहेंगे थर्मो, टेम्परेचर के लिए एसिडो एंड फाइल। फाइल का मतलब होता है एफिनिटी, लगाव, जिसका टेम्परेचर और एसिड के प्रति लगाव हो, थर्मो एसिडोफाइल। सॉल्ट के प्रति हो हैलोफाइल, और ये मीथेन के प्रति है तो हम इसे कहेंगे मिथैनोजेंस। तो ये हो गया मिथैनोजेंस के लिए। आपने बस इसमें हिंट, अपने दिमाग में हिंट याद में रखना कि हिंट में आप याद रखना कि कैटल के जो डंग होते हैं गोबर, उससे आप सब कुछ रिकॉल कर लोगे कि गोबर में मिथैनोजेंस होते हैं, बायोगैस बनाने में हेल्प हो सकता है। गोबर में मिथैनोजन कहाँ से आया, तो जो कैटल्स होते हैं उनके स्टमक के पार्ट रूमेन में वो मिथैनोजेंस प्रेजेंट होंगे। इतना मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा एंटी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। बात करें यू बैक्टीरिया, तो यू का मतलब ही होता है ट्रू, जो ट्रू सेंस में बैक्टीरिया है। कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल हैबिटाट में
ये कह सकते हैं कि एक तरह का नॉर्मल बैक्टीरिया है जो नॉर्मल हैबिटेट में पाए जाते हो, जो बहुत खराब हालात में नहीं पाए जाते हो। तो इसमें आपका सबसे पहला ग्रुप आता है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब शब्दों को तोड़ो, अब आप लोग को नोट्स के बल्कीनेस नहीं बढ़ाने हैं, शब्द को तोड़ो। केमो मतलब केमिकल, सिंथेटिक मतलब बनाना। जब केमिकल के माध्यम से ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, जब केमिकल के माध्यम से खुद का न्यूट्रिशन के लिए खाना सिंथेसाइज कर लेता है, बना लेता है, तो हम वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं केमो ऑटोट्रॉफ्स। इसमें आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको याद कर लेना। हिंट आपको दे रहे हैं, हिंट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, बस ज्यादा दिन नहीं है, 1-2 हफ्ते में हम लोग फिजियोलॉजी तक भी पहुंचेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जितने माइक्रोब्स दिखेंगे ना, उन सबके नाम याद कर लेना, वो सब आपके केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। दूसरा इसका जो ग्रुप है वो ग्रुप आते हैं आपके हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरो मतलब डिफरेंट, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। ऑटो होता सेल्फ, लेकिन ये अपना डिफरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है। तो हेटेरोट्रॉफिक या तो आपका सैप्रोफाइट अब खुद से नहीं बना रहा है तो किसी और चीज से खाएगा, तो या तो सड़े गले चीज को खाएगा, या नहीं तो वो पैरासाइट की तरह रहेगा, पैथोजन की तरह। और जब आप 11 में थे तो नाम याद करना पड़ रहा था, लेकिन 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपने पढ़ा होगा, तो अनेकों नाम आप खुद ले सकते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टेटानी ले लिया आपने, माइकोबैक्टीरियम लिप्रे ले लिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ले लिया, साल्मोनेला टाइफी ले लिए, तो जो भी है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, तो पैरासाइट के फॉर्म में, या नहीं तो सैप्रोफाइट, या फूड आइटम्स, दही लस्सी वगैरह जो रहता है उन सब लैक्टोबैसिलस माइक्रोब्स आपने पढ़ रखा है, तो उसमें पाए जाएंगे। तीसरा आता है क्या, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तुरंत का फोटो मतलब शब्द तोड़ो, फोटो लाइट, सिंथेटिक मतलब बनाना, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। जब खुद के न्यूट्रिशन खाने के लिए लाइट के माध्यम से बनाए तो कहेंगे क्या, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब नाम ही कह रहा है फोटोसिंथेटिक है, तो फोटोसिंथेटिक है तो बिना पिगमेंट के काम होगा नहीं, तो इनके पास पिगमेंट होगा, प्लस पिगमेंट होगा, लाइट चाहिए, तो ये आपका क्या होंगे कि लाइट सोर्स के नजदीक होंगे। इनको आप जब भी देखोगे कहीं पे भी इनके हैबिटेट की बात आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लाइट सोर्स के आसपास होंगे। तीसरी बात क्या है कि इन्हें वाटर भी चाहिए होगा, तो ज्यादातर क्या होता है, ये क्या होता है कि ज्यादातर एक्वेटिक एनवायरनमेंट के आसपास रहते हैं, प्लस ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। वाटर के आसपास रहने से ना फायदा होता है, फोटोसिंथेसिस में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करता है, तो ज्यादातर ये वाटर या वाटर के सोर्स के आसपास रहते हैं। उसके बाद देखो, अगर वाटर सोर्स के आसपास रहेंगे तो एक्सेस वाटर से, क्योंकि एक्सेस वाटर भी हो गया तो फिर खतरनाक है कोई भी चीज, टू मच इज ऑल्सो बैड एंड टू लेस इज ऑल्सो बैड। तो एक्सेस वाटर से बचाने के लिए इनके पास म्यूसिलेजिनियस शीट होता है। म्यूसिलेजिनियस शीट मतलब जैसे भिंडी में वो चिपचिपा सा चीज नहीं निकलता है, वो वाटर रिपेलेंट होता है। कि अब एक्सेस पानी क्या करता है कि उस सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इसके ऊपर एक परत बना दी है उस वाटर रिपेलिंग मॉलिक्यूल का, सो दैट अननेसेसरी पानी आके अंदर बर्बादी ना मचा दे, इसलिए उसके ऊपर एक कवरिंग बना दी है, उस कवरिंग को हम कहते हैं म्यूसिलेजिनियस शीट। देन उसके बाद देखो क्या है कि इनमें क्या है ना कि नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स, उन सेल्स को हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। एक डिफरेंट टाइप का सेल है तो हेटेरो, और या ये आपका सिस्ट की तरह एक अलग से उभरा हुआ हिस्से की तरह दिखता है। तो इसका मतलब है कि ये जो बैक्टीरिया हैं या तो ऐसे यूनिसेल्यूलर की तरह रह सकते हैं, या नहीं तो ऐसे ग्रुप बना के रहेंगे, या नहीं तो इस तरीके से ऐसे चेन के फॉर्म में रहेंगे। तो ग्रुप जब बनाते हैं तो हम कहते हैं क्या है, कोलोनियल, और चेन जब बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं क्या है, फिलामेंट्स। और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के लिए एक चीज जानना कि फॉस्फेट प्लस नाइट्रेट के हेल्प से, ये याद होगा कि यूट्रोफिकेशन का फिनोमेना कॉज कर रहा था, हमने पढ़ा था एल्गल ब्लूम, उसी फिनोमेना को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो एक हिंट से दूसरे हिंट तक आप बढ़िएगा, रटना मत। कीमोसिंथेटिक केमिकल्स के हेल्प से न्यूट्रिशन लेगा तो कहीं ना कहीं केमिकल के साइक्लिंग में हेल्प करेगा। जो खुद नहीं बना सकता है तो या तो सड़े गले चीजों को खाएगा, हमारे खाने के पदार्थ में होगा, या किसी होस्ट के अंदर इन्फेक्ट करेगा। जो लाइट से खाना बनाएगा तो बिना पिगमेंट के काम होगा नहीं, प्लस उसको वाटर भी थोड़ा चाहिए, तो वाटर या वाटर के आसपास रहेगा, लाइट सोर्स के नजदीक रहेगा। देन इनके लिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के लिए फॉस्फेट नाइट्रेट न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं, तो एक्सेस हो जाने से यूट्रोफिकेशन का कारण बनते हैं। इनमें कुछ स्पेशल सेल होते हैं, तो कुछ स्पेशल सेल होने का साफ हिंट दे रहा है कि एक बैक्टीरिया अकेला यूनिसेल्यूलर है, लेकिन उसमें एक अलग ही सेल बन गया, यानी कि कुछ तो ऐसे ग्रुप होंगे, कुछ तो ऐसे फॉर्म होंगे जो मोर देन वन सेल का ग्रुप बनाते होंगे या मोर देन वन सेल का चेन बनाते होंगे। मतलब है कि बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर कॉलोनीज या फिलामेंट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और पानी के आसपास है तो एक्सेस वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास वाटर रिपेलिंग म्यूसिलेजिनियस शीट भी होना चाहिए। ये चीज आप लोगों को क्लास में याद हुआ कि नहीं, एटलीस्ट 35% तक आपको क्लास में याद हुआ कि नहीं। मीनवाइल हम सबके डाउट्स देख लेते हैं। अभी आरोही आपके हेटेरोसिस्ट का प्रॉब्लम क्लियर हुआ? हर वेजिटेबल में होते हैं पलक, आप गौर करोगे तो जैसे कद्दू वगैरह भी जब बनता है ना, तो उसके जब स्किन हटाए जाते हैं ना, स्किन को छूना, तो उसमें आपको चिपचिपा सा फील होगा। हर वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, भिंडी में थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि भिंडी का जो बाहरी परत है ना वो बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा पतला है। यस, म्यूसिलेजिनियस शीट ही जेलाटिनस शीट है।
सिट्रस कैंकर, नींबू जैसे पौधों में जो बैक्टीरिया से डिजीज हो जाता है ना, सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्री, कॉज करता है आपका सिट्रस फ्रूट में बीमारी, सिट्रस कैंकर। एटलीस्ट 30 to 35% क्लास में याद हो जाना चाहिए। व्हाट इज एस? आई एम नॉट गेटिंग अंकिता, आपने क्या पूछा? आगे बढ़े बच्चों। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉन्जुगेशन को हम एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर कर सकते हैं। किंगडम मोनेरा आपका फिनिश हुआ। अब कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि क्या है कि उनका बिहेवियर कभी लिविंग टाइप का होता है, कभी नॉन लिविंग टाइप का, तो इस वजह से उनको ना तो लिविंग में डाला जा सकता है ना नॉन लिविंग में, तो उसे कहते हैं एसेल्युलर पार्टिकल्स। वो ऐसे कि मान लो यहाँ पे रखा हुआ कोई डस्ट है, वो हमारे नोज के थ्रू बॉडी में जाता है, तो डस्ट वहां भी नॉन लिविंग है, बॉडी में भी नॉन लिविंग है। जितना गया 10 मॉलिक्यूल गए डस्ट के, 10 पार्टिकल गए डस्ट के, तो उतना ही रहेगा और उतने से बॉडी लड़ लिया, एक टाइम के बाद हमें प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल जाएगी। लेकिन ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि अगर बॉडी में वो 10 यूनिट्स में गया तो निकालने के बाद बॉडी के अंदर के एक्सट्रैक्ट को देखते हैं कि वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स नंबर में बढ़ गया। तो इनका बिहेवियर बाहर नॉन लिविंग जैसा था, ठीक है, आउटसाइड बॉडी इनका बिहेवियर नॉन लिविंग की तरह था, एकदम 10 पार्टिकल की तरह। बट इनसाइड होस्ट ये कैसे बिहेव कर लिए? लिविंग की तरह। तो इस वजह से ना तो इनको 10 पार्टिकल के ग्रुप में टोटली रखना चाहिए, ना तो इन्हें लिविंग में, तो हम इसे अलग से एसेल्युलर पार्टिकल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। और यहां जो एसेल्युलर पार्टिकल्स के फॉर्म में है वो है आपका प्रियॉन्स, वायरॉइड्स एंड वायरस। लाइकेन एसेल्युलर पार्टिकल नहीं, लाइकेन की कंफ्यूजन ये है ना, एनसीईआरटी ने एसेल्युलर हेडिंग देके ये लास्ट में लाइकेन पढ़ाया है, लेकिन लाइकेन एक्सेप्शन इसलिए है ना क्योंकि यहां दो चीज का मिक्सचर है, एल्गी और फंगस। इतना क्लोज मिक्सिंग है ना कि कोई भी एक बॉडी का हिस्सा ना क्लियरली एल्गी की तरह लगता है ना फंगस की तरह। तो इस पूरे बॉडी को सिर्फ एल्गी में डालना भी सही नहीं होगा, सिर्फ फंगस में डालना भी सही नहीं होगा। मतलब है क्या कि दोनों ही ग्रुप में ये फ्लक्चुएट करता रहेगा, इसलिए हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अलग ही डाल दिए। एल्गी वाला कंपोनेंट हम पढ़े थे कि कहते क्या है, फाइकोबायोंट, ये प्लांट की तरह है। और फंगस वाला क्या कहलाता है? माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट ऑब्वियसली प्लांट है, तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। ये क्या करेगा? शेल्टर देगा, प्रोटेक्शन देगा, प्लस क्या है कि ये आपका वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। अभी जस्ट थोड़ी देर में हम पढ़ाएंगे फंगस। तो फंगस के पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाती है, तो उस वजह से वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन में काफी हेल्प होता है। लाइकेन के यूजेस की बात करें तो एल से लाइकेन, एल से लिटमस पेपर। दूसरा है ये कैसे काम करता है? ये इंडिकेटर की तरह काम करता है, इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। सल्फर की पोल्यूशन बढ़ेगी तो ये मर जाएगा, जिससे साफ पता चल जाएगा कि लाइकेंस मर रहे यानी सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन बढ़ गया, और नहीं मर रहे तो सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन कम है। तो इस वजह से हम कहते हैं इंडिकेटर वो होता है ना जो कोई चेंज शो करके हमें बता दे कि हाँ हो क्या रहा है इन्वायरमेंट में। एक और यूज होता है इसका कि ओसनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका यूज होता है एज एंटीबायोटिक्स। तो देखो, पी से प्रियॉन, पी से प्रोटीन, ये आपके प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं जो लिविंग होस्ट के अंदर जाके अपने नंबर को बढ़ाएंगे। इनसे जो डिजीजेस होता है वो होता है क्रूट्सफेल्ड-जैकब डिजीज, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर एन्सेफेलोपैथी, इसी को कहा जाता है दूसरे भाषा में मैड काउ डिजीज, इसे कहा जाता है लाफिंग डेथ। लाफिंग डेथ ये जो है इतना छोटा है ना कि ब्लड के थ्रू, बॉडी के अदर कंपोनेंट्स के थ्रू धीरे धीरे ब्रेन में चला जाता है। तो इसलिए जो कॉज करता है ये कॉज करता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। वायरॉइड की बात करें तो वायरॉइड प्रोटीन इन्फेक्टिंग प्रोटीन नहीं होता है, ये होता है आरएनए, और आरएनए का वेट जो रहेगा वो लो रहेगा। इसको 1971 में डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने। और क्या डिजीज कॉज कर रहा था? तो ये कॉज कर रहा था पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल या स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो का जो ट्यूबर है ना, उसमें इन्फेक्शन हो जाने के बाद होता क्या है कि वो दिखने से बाहर से तो अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से एकदम हॉलो हो चुका होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। वायरस की बात करें तो वायरस में आपका दोनों पार्ट है, प्रोटीन का भी है एंड प्लस न्यूक्लिक एसिड भी है। और ये न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए, बट नॉट बोथ। एक साथ दोनों नहीं होगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। कैसे अरेंजमेंट है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं।
नई बुक में मैंने ही आपको पढ़ाया होगा ना कि पास्चर सर ने जो है वायरस का नाम दिया है, लेकिन नई एडिशन में पास्चर को डिलीट कर दिया है, तो आप पास्चर नाम याद नहीं रखेंगे, आप सिर्फ 2 नाम याद रखेंगे, 3 नाम, एक 1892 वाला, एक 1898 वाला और एक 1935 वाला। 92 में जो साइंटिस्ट थे वो थे डीजे इवानोव्स्की, 1898 में जो साइंटिस्ट थे वो थे बीजरिंग और 1935 में जो थे साइंटिस्ट वो थे स्टेनली। इन तीनों ने, इवानोव्स्की ने पहली बार जो है डिस्कवर किया आईडी कार्ड, आई से इवानोव्स्की, डी से डिस्कवरी, आईडी कार्ड, वायरस को आईडी दिया, तो डिस्कवर को इसने किया इवानोव्स्की ने। किसको डिस्कवर किया? तो टोबैको मोजाइक वायरस को। बीजरिंग ने कहा कि वायरस जहर है, वायरस जो है वो बीमार करेगा, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है, CVF जो है इन्होंने शब्द यूज किया, CVF, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम मतलब इन्फेक्शियस, वाइवम मतलब शरीर के लिए, और फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड इन नेचर हो, लिक्विड टाइप का। तो वायरस के फ्लूइड को लिविंग वाइवम शरीर में डालोगे तो बीमारी इन्फेक्शियस हो जाएगा। स्टेनली ने पहली बार किया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया। स्टेनली ने बताया कि यस, हम लोग जो है वो वायरस के पार्टिकल्स को स्टोर करके रख सकते हैं, और इसी चीज का फायदा जो है लोग बायो वॉर में कर लेते हैं, लड़ाई में कर लेते हैं, अलग अलग देश को जो है परेशान करने के लिए वायरस को रिलीज कर देते हैं। तो वायरस का बॉडी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक वायरस ले लेते हैं बैक्टीरियोफेज, जब मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ा रहे थे वहां ये काफी आया था। तो बॉडी स्ट्रक्चर ले लो, तो एक्चुअली में जो इस तरीके से लग रहा है ना वो ऐसे ऐसे बना होता है, छोटे 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 यूनिट से, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स मिल के आपके क्या हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में। अब ये यूनिट अलग अलग शेप में जुड़ सकते हैं, कभी ये मत सोचना कि हमेशा एक हेक्सागोनल ही पैटर्न होगा, या तो ये सर्कुलर रूप में होंगे, या तो ये हेक्सागोन, या तो ये हेलिकल फॉर्म में हेलिक्स जैसा बनाएंगे। इसके अंदर क्या है रखा होता है? जेनेटिक मटेरियल, यही चीज आपका न्यूक्लिक एसिड, और ये न्यूक्लिक एसिड वायरस का क्या है? जेनेटिक मटेरियल। माने कि होस्ट में जाने के बाद यही मॉलिक्यूल उस होस्ट को बीमार करेगा, और ये जो है ये लेयर आपका कहलाता है कैप्सिड, और यही लेयर जो है वो बना होता है प्रोटीन का। कैप्सिड का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ कैप्सिड, उसे हम कहते हैं कैप्सोमियर। मियर का मतलब ही होता है यूनिट, ये शब्द सेल पढ़ेंगे तो सेंट्रोमियर में भी आएगा, मियर मतलब ही होता है यूनिट। तो इसके जो छोटे 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 यूनिट मिलके पूरा कैप्सिड बनाया, तो यूनिट हुआ कैप्सोमियर। ये भी प्रोटीन का ही बना है, और बहुत सारे कैप्सोमियर मिले तो बनाया कैप्सिड। और इस तरीके से आपका इसका ये बॉडी का पार्ट्स है, कह सकते हैं कि ये आपका जो बीच का मिडिल वाला पार्ट शीद टाइप का है, ये इस तरीके से इसका टेल फाइबर्स है, पिंस एंड प्रॉन्ग्स है, लेबलिंग है जो होस्ट को ऐसे पकड़ने में हेल्प करेगा। तो ये सिंपल सा आपका स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का। एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं टोबैको मोजाइक वायरस का। तो यहाँ जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। टोबैको मोजाइक वायरस में ऐसे करके आप ले लो, ये प्रेजेंट होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और फिर इसको चारों तरफ से ऐसे लीफ टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं वो घेरे रहते हैं चारों तरफ से। ये तो एक कट सेक्शन जो हमने ड्रॉ किया, इसको कहा जाता है कैप्सिड लेयर। यानी एक चीज आप देख सकते हो कि एक जनरल ट्रेंड देखा गया कि प्लांट में ज्यादातर कॉमन, प्लांट में आप देखो तो प्लांट में ज्यादातर कॉमन जो प्लांट वायरस होते हैं उसमें ज्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन जो एनिमल को इन्फेक्ट करने वाला वायरस होता है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, या नहीं तो डीएनए है, तो ऑब्वियसली ज्यादातर क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये एक नॉर्मल सा ट्रेंड है, हार्ड एंड फास्ट कोई नियम नहीं है कि यही होगा। ऐसे भी हो सकते हैं कभी कभी कि कोई प्लांट को बीमार करने वाला वायरस है, उसके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, या प्लांट को बीमार करने वाला वायरस के पास डीएनए है, लेकिन ज्यादातर कॉमन देखा गया कि प्लांट इन्फेक्ट करने वाले वायरस के पास ज्यादा आरएनए होता है, और एनिमल इन्फेक्ट करने वाले वायरस के पास ज्यादातर आरएनए डीएनए कुछ भी हो सकता है। तो ये तो आपके सेल्यूलर पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर है। तो पी से प्रियॉन, पी से प्रोटीन, तो सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट प्रियॉन हो गया, प्रोटीन हटा दो, न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट सिर्फ वायरॉइड, अब दोनों को कंबाइन कर दो तो बन जाएगा क्या? आपका वायरस। वायरस में अब आप लोग गलती से भी पास्चर सर के बारे में नहीं पूछोगे, मैंने कह दिया। अब इस पे अगर आप लोग बाद में फिर से डिबेट करेंगे तो ये आपका ही अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। मैंने पहले ही कह दिया कि नए एडिशन में, नए करेक्शन में पास्चर वर्ड को एलिमिनेट कर दिया गया है, तो आप अपने जहन से हटा दीजिए। ये भी भूल जाइए कि मैंने आपको पास्चर सर के बारे में कुछ पढ़ाया था, मेरे ही नोट से आप पास्चर के लाइन को जाके एकदम कट कर दीजिए। एम आई क्लियर? 30% याद हुआ? ए सेल्यूलर पार्टिकल्स, हाँ वो माइक्रोप्लाज्मा अलग से पढ़ाएंगे, डोंट वरी। बताइए ए सेल्यूलर पार्टिकल्स 30% याद हुए बच्चों? क्लास के साथ रहो, क्लास जैसे ही खत्म होगा ना फटाफट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लेना, इसलिए मैंने आपको पहले पढ़वा दिया था, सो दैट अभी आपका रिवीजन हो, और फिर से क्लास के बाद पढ़ना तो फिर से रिवीजन। तो मेरे साथ साथ ही होके जो बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे उसका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। आगे बढ़े बच्चों। वेरी गुड आरोही, क्लास के बाद आप तुरंत पढ़ेंगे तो ये 29 आपका 49 कंफर्म होगा। अपना मिशन हमेशा मेरे क्लास में मिशन लेके बैठे, मिशन है हमारा 720, 50-60 नंबर इधर उधर भी हुआ तो भी सिलेक्शन ले लेंगे।
नहीं नहीं गरिमा, कुछ नहीं याद रखेगा, पास्चर वाले स्टेटमेंट को ही हटा दिया गया है, पास्चर सर ने नहीं, अब जो भी है वो इवानोव्स्की ने किया था, इवानोव्स्की ने वायरस का नाम दिया, यही आपके नए बुक में लिखा हुआ है, वो भी याद हो जाएगा सना, डोंट वरी, क्लास भी याद हो जाएगा, लाइफ साइकिल भी याद हो जाएगा। एक ऑर्गेनिज्म है हमारा माइकोप्लाज्मा, ये एक स्पेशल मोनेरा है विथ ओनली सेल मेम्ब्रेन। अब इसके पास सेल मेम्ब्रेन है, इसलिए इसका सेल कैसा होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, इसी वजह से ये क्या करता है, कैन चेंज शेप एज पर नीड। रिजिड ग्लाइकोकैलिक्स और वॉल होता ना तो शेप चेंज करने में से प्रॉब्लम आती, लेकिन इसके पास सिर्फ फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, इस वजह से ये अपने शेप को आसानी से बदल सकता है, और ये इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर सकता है। तो देखो कैन शब्द, कैन खुद ही कह रहा है कि ये सेल कैसा होगा, फैकल्टेटिव एनारोब या एरोब, मतलब कैन सर्वाइव यानी कि ऑक्सीजन मिला तो ठीक है, और नहीं मिला तो भी ठीक है, जिंदा रह लेगा। और ये आपके कैसे होते हैं, दीज आर पैथोजेनिक, प्लांट एनिमल्स में ये बीमारी कॉज करते हैं। यहाँ तक हमने मोनेरा किंगडम और ए सेल्यूलर पार्ट पढ़ लिए हैं, अब दो ही चीज पढ़ना है, फंगस और प्रोटिस्टा, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे प्लांट किंगडम में। अब देख लेते हैं एक बार सभी के होमवर्क के क्वेश्चंस, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। होमवर्क का पहला क्वेश्चन, तो पहला तो था कि आपको चैप्टर फिनिश करना है, उसके बाद 4 क्वेश्चन थे रिवीजन के कि अगर क्या है लैक ए, ये था जेड और ये था वाई, ये था ए, इस वाले पोर्शन में क्या हो जाए, नॉनसेंस म्यूटेशन, यानी कि ए पार्ट वोंट प्रोड्यूस प्रोटीन, ए वाला पार्ट प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसके बाद का जो भी पार्ट है वो सब खत्म, लेकिन इसके बाद तो कुछ है ही नहीं स्ट्रक्चरल, तो यहां तक आपके प्रोटीन प्रोड्यूस होंगे, प्रोटीन विल बी प्रोड्यूस्ड। इसके आगे यहां नॉनसेंस हो, अगर कहता ना कि वाई में नॉनसेंस हो जाए, तो मैंने कहा था कि नॉनसेंस जहां होगा, नॉनसेंस म्यूटेशन जहां होगा, उसके आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा, कंफर्म है, जिस जगह हो गया। जेड में अगर नॉनसेंस होता तो जेड तो कुछ काम करता ही नहीं, उसके बाद का भी कोई काम नहीं करता, ए में हुआ तो ए वाला नहीं करेगा, और आगे तो कुछ है नहीं, पीछे वाला पार्ट अपना सही रहेगा। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। फिर था क्या सेकेंड होमवर्क, कि मान लो कि किसी इवोल्यूशन की वजह से टोटल 7 नाइट्रोजीनियस बेस है एंड 49 अमीनो एसिड्स, तो अगर 7 टू द पावर 1 करते हैं तो 7 कोडॉन्स होता, ये हो नहीं पाता क्योंकि 7 इज लेस देन 49। 7 टू द पावर 2 कर दो तो 49 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 इक्वल्स टू 49। हमें तो चाहिए क्या, कम से कम जितना अमीनो एसिड है उतना या उससे ज्यादा, इतने में ही काम हो गया, तो हम ट्रिपलेट की बात क्यों सोचें। तो जेनेटिक कोड आपके कैसे होंगे, डबलेट होंगे, जिस जगह पे काम खत्म हो जाए उसके आगे का फालतू क्यों सोचना, जब डबलेट में ही हमारा डिमांड पूरा हो रहा है तो अननेसेसरी चार्ट को हम बड़ा क्यों कर लें। तीसरा क्वेश्चन था 13 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, 13 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, और डीएनए क्या है, ये सर्कुलर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 है, तो गिनती कर लें, 13 जगह कट करेगा तो एक फ्रैगमेंट बनेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बनेगा। या सिंपल फॉर्मूला याद कर लो कि अगर सर्कुलर डीएनए होगा तो उसके लिए नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मूला हो जाएगा n, जहां पे n बता रहा है, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स, और अगर लीनियर डीएनए है तो वहां पे नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स हो जाएगा n+1। सिंपल फॉर्मूला देख लो आप, ऐसे लीनियर डीएनए बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पॉइंट पे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 सेट्स ऑफ फ्रैगमेंट होंगे, 14 सेट्स ऑफ फ्रैगमेंट होंगे, तो 13 रेस्ट्रिक्शन साइट है, उसमें एक जोड़ दोगे तो 14 हो जाएगा। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस के हो गए सोल्यूशन। कितनों का ये तीनों सही था बताइए, वेरी गुड अंकिता, कितनों का ये तीनों सही था।
वेरी गुड। अगला है फोर्थ कि अगर आप PBU1 या PST1 के हेल्प से कट करते हैं किसको, PBr322 को, तो बस क्या होगा, इस जगह पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट साइड में कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस कट होगा और उसकी इंजर्शनल इनएक्टिवेशन हो सकती है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जिसको काटोगे उसका अपोजिट एंटीबायोटिक में पहले डालेंगे। हम टेट्रासाइक्लिन काटे थे तो पहले एम्पीसिलिन में डाले थे और फिर टेट्रासाइक्लिन में। अब ये एम्पीसिलिन काट रहे तो पहले टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे। एम्पीसिलिन काट दिए, फॉरेन जीन लाके जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद आपका क्या होगा, किसको हम पहले एम्पीसिलिन प्लेट पे डाल देंगे, एम्पीसिलिन प्लेट पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ जो है वो मर जाएंगे और कुछ आपके क्या होंगे, सॉरी माय मिस्टेक, टेट्रासाइक्लिन प्लेट पे। तो हम इस केस में टेट्रासाइक्लिन को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि टेट्रासाइक्लिन प्लेट पे जिंदा रहना चाहिए अगर ट्रांसफॉर्मेंट होगा तो, लेकिन मर गया तो मर गया, इसका मतलब क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन जो जिंदा है इसका मतलब है कि वो ट्रांसफॉर्म कर गया। तो अब जो जिंदा है उसको उठा के डाल के रख देते हैं हम लोग किस प्लेट पे, तो उसे हम रख लेंगे एम्पीसिलिन प्लेट पे। इसमें से भी आपके कुछ लिविंग हो जाएंगे, तो उनके पास ऑब्वियसली पहले से पता था कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस तो है ही, क्योंकि यहाँ पे वो जिंदा रह गए तो कंफर्म है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे भी जिंदा रह गए मतलब इनके पास एम्पीसिलिन की रेजिस्टेंस है, यानी कि इसके पास गया नॉन आरडीएनए। फॉरेन जीन अगर यहाँ जुड़ा होता तो एम्पीसिलिन वाले की इंजर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाती, इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती। लेकिन जो आपके मर गए तो उसका इतना तो कंफर्म है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है लेकिन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि इसके पास क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए है। इसी को हम निकाल के हम क्या कर सकते हैं, फर्दर यूज कर सकते हैं। कितनों का चारों सही था, बताओ बच्चों, कितनों का चारों सही था? वेरी गुड। अब पढ़ते हैं हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एकमात्र इकलौता ऐसा किंगडम है ना जिसका बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, निर्धारित नहीं है, यानी इसके कुछ मेंबर जो हैं वो प्लांट की तरह मिलते जुलते हैं, कुछ मेंबर एनिमल की तरह मिलते जुलते हैं, कुछ मेंबर फंगस की तरह मिलते जुलते हैं। तो जिस वजह से अगर भविष्य में कोई ऐसा क्राइटेरिया हुआ, चेंज हुआ क्राइटेरिया, तो हो सकता है कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाए अलग अलग डिफरेंट किंगडम्स में। पास्ट में भी हुआ था कि जब 2 किंगडम लिनियर्स ने दिया तो हुआ क्या था कि प्लांट के साथ क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास वो सब चले गए प्लांट के साथ, और अमीबा एंड पैरामीशियम चले गए एनिमल के साथ। लेकिन फिर क्या है कि 3 किंगडम आया, फिर उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा जब इंट्रोड्यूस हुआ तो क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास प्लांट से निकाल के डाल दिए गए किंगडम प्रोटिस्टा में, और अमीबा पैरामीशियम डाल दिए गए थे, ये अमीबा पैरामीशियम भी डाल दिए गए थे प्रोटिस्टा में। फिर 5 किंगडम आया तो विटेकर सर ने कहा कि नहीं, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास की ज्यादा सिमिलैरिटी प्लांट के साथ है, तो उसको वापस से प्लांट में डाल दिए और अमीबा पैरामीशियम रह गया प्रोटिस्टा में ही। तो प्रेजेंटली अभी क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास प्लांट में ही है, लेकिन जो सिस्टम फ्लक्चुएट हुआ ना तो उस वजह से उनके जो मेंबरशिप है वो चेंज होते गए। तो सेम किंगडम प्रोटिस्टा में भी आप वही पूछेंगे कि भाई इनकी हैबिटाट क्या क्या है, इनका जो सेल टाइप है वो क्या है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी कैसी है, सेल वॉल है या नहीं, और अगर है तो किस चीज़ का बना हुआ है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो भाई इसके लिए हैबिटाट जो है ना आप रखोगे सिंपली एवरीवेयर नहीं कहेंगे, आप कहेंगे एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, क्योंकि हार्श कंडीशन में प्रोटिस्टा नहीं पाए जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इनहैबिटेबल है, जो बहुत ही ज़्यादा इनहैबिटेबल है वहाँ पे प्रोटिस्टा नहीं पाए। बच्चे रिफ्रेश कर लीजिए आरोही, इधर से सब कुछ ठीक है। सेल टाइप, ये पहला मेंबर है जो यूकैरियोट है, तो इसका जो सेल टाइप होगा वो होगा यूकैरियोटिक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका भी होगा सेल्यूलर। सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट होंगे तो इनके सेल वॉल में सेल्यूलोज, प्रोटीन,
या सिलिका देखने को मिल सकता है या एब्सेंट भी हो सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें भी आपको ऑटोट्रॉफिक मोड भी देखने को मिल सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी, क्योंकि एंटायर किंगडम की बात कर रहे हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म खुद बना भी सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरों पे फीड कर भी सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या है कि एसेक्सुअल ज्यादा कॉमन है। ऑब्वियस ही बात है कि बॉडी का साइज सिंपल है, समय कम है इसके पास, तो जो फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म होगा वही देखने को मिलेगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, एसेक्सुअल भी देखने को मिलता है। होता क्या है कि सेल्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, और जाइगोट में मियोसिस होता है, एंड मियोसिस से फिर बनते हैं स्पोर्स, और वो स्पोर्स क्या करेगा कि न्यू प्रोटिस्टा बना देता है। क्योंकि जो प्रोटिस्टा की बॉडी होती है ना, उसके सेल्स को आप देखोगे तो हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड दो सेल्स जब आपस में फ्यूज करेंगे तो बन जाएगा डिप्लॉइड जाइगोट, मियोसिस होकर स्पोर्स बन गए। तो इस तरह मतलब सिंपल, जैसा फंगस में आपका रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म है ना, तो उसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे आपके 5 डिविजन्स होते हैं। किंगडम है प्रोटिस्टा, तो फाइलम, तो एनिमल रहता तो फाइलम कहते हैं, लेकिन कोई और है तो डिवीजन है। सबसे पहला है क्राइसोफाइट्स। अंदर डिटेलिंग क्या है वो तो बाद में पढ़ना, पहले आप सीरियल वाइज याद तो कर लो। क्राइसोफाइट्स हो गया, देन डाइनोफ्लैजेलेट्स हो जाएगा, उसके बाद यूग्लेनॉइड्स हो जाएगा, स्लाइम मोल्ड्स हो जाएगा, एंड देन प्रोटोजोअन्स हो जाएगा। प्रोटोजोअन्स के फर्दर 4 क्लासेस हैं, 4 क्लास। एक है अमीबॉइड, सीलिएट, फ्लैजेलेट एंड स्पोरोजोन्स। इसे पहले नोट कर लीजिए। यहाँ जनरल फीचर तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं।